हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रागा का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। हमारे साथ आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए और वीडियो के लास्ट में हमें बताइएगा कि आज आपने 30 में से कितने नंबर सही किए हैं। अगर आपको इस मॉक टेस्ट का PDF चाहिए तो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप लिंक के थ्रू टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आपको सर्च करना है एग्जाम गुरु और वहां पर आपको हमारा ऑनलाइन ग्रुप मिल जाएगा जिसे आप लोग ज्वाइन कर ले सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट तैयार किया गया है जो कि 2020 के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। तो जिन लोगों ने अभी तक इस मॉक टेस्ट को परचेज नहीं किया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर इसे परचेज कर लें। टोटल 5 मॉक टेस्ट का केवल 25 रुपये दाम रखा गया है। सो एक बार आप लोग इस मॉक टेस्ट को जरूर लगाइए। चलिए आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वह खेल का नाम बताइए जिसे प्रारंभ करने के तरीके को गैम्बिट कहा जाता है। तो दोस्तों, शतरंज को खेल को स्टार्ट करने का जो तरीका होता है यानी कि जो मेथड होता है उसे गैम्बिट कहा जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में आंसर को बता सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, सेकंड नंबर, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो जो दूध उत्पादन का जो क्रांति हुआ था इसे नाम दिया गया था ऑपरेशन फ्लड, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता तो यह था केरल राज्य में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चौथा प्रश्न है, भारत रत्न कब प्रारंभ किया गया था। मैंने कई बार आपको एक क्वेश्चन करवाया भी है। भारत रत्न स्टार्ट हुआ था दोस्तों 1954 में। पांचवा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का शासन क्या कहलाता है, यानी कि वैसे राज्य या देश जहां पर एक ही व्यक्ति शासन करते रहे इसे कहा जाता है दोस्तों मोनार्क, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसका एक एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, आपका पड़ोसी देश नेपाल है। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है। तो यह नियम संबंधित है दोस्तों मुद्रा के प्रचलन से। जितने भी मुद्रा होते हैं उसके प्रचलन को ग्रेसम का नियम कहा जाता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, संविधान के किस भाग्य से राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधित हैं। यह क्वेश्चन भी मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक पॉलिटी का वीडियो बनाया था, उस वीडियो में करवाया था। तो जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उसे एक बार जरूर देखिए। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह वर्णित किया गया दोस्तों हमारे संविधान के भाग 4 में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए, सबसे पहले इस 5 और इस 1 को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कीजिए कि जिससे हमें प्राप्त 26 हो। तो अगर 5 का स्क्वायर आप करते हो तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और अगर 1 का स्क्वायर निकालते हो तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। दोनों को ऐड कर दीजिए तो इसका वैल्यू क्या होगा, 26 आ जाएगा, जो कि सबसे लास्ट में लिखा गया है। उसी प्रकार से इसे देखिए, 2 और 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर 9 है और 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कीजिए तो 9 और 4 13 होता है, 13 यहाँ पर लिखा गया है। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो नंबर आएगा वो कैसे फाइंड होगा, तो इसके लिए हमें 4 और 8 दोनों का स्क्वायर निकालकर ऐड करना होगा। तो 4 का स्क्वायर 16 और 8 का स्क्वायर 64 में 16 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगा 80, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा ऑप्शन डी 80। अगला प्रश्न है 9 नंबर, एम और एफ एक विवाहित दंपति हैं, ए और बी बहनें हैं, ए एफ की बहन है तो बी एम की क्या लगती है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया है कि एम और एफ दोनों विवाहित दंपति हैं, यानी कि एम और एफ की शादी हुई है, एक हस्बैंड है एक वाइफ है। इसके बाद क्या दिया गया है कि ए और बी दोनों बहन है, ए और बी आपस में बहन है। इसके बाद एक और कंडीशन दे दिया गया है कि जो एफ यह ए है वो एफ की बहन है, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि एफ और ए और बी ये तीनों आपस में क्या हैं, तो बहन है। अब आपसे रिलेशन पूछा गया है वी और एम का, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये तीनों बहन है और ये जो एम है वो एफ के हस्बैंड हुए तो बी क्या लगी, एम की यहाँ पर साली लगी, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 10 नंबर,
यदि ऑनेस्टी को इस प्रकार से कोडिंग किया जाता है तो टोनी को किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन में आपको कुछ भी जोड़ घटाव नहीं करना है, केवल देखिए कि यहाँ पर कौन कौन से अल्फ़ाबेट यूज किए गए हैं। तो यहाँ पर है TON और Y। अब देखिए ऑनेस्टी में इन सभी अल्फ़ाबेट का क्या कोडिंग था। तो T यहाँ पर क्या है, सेकंड लास्ट में है और सेकंड लास्ट का वैल्यू यहाँ पर D दिया गया है, यानी कि सबसे पहले T का कोडिंग यहाँ D हो जाएगा। इसके बाद दूसरा अल्फ़ाबेट वैल्यू O है, यहाँ पर देखिए O का वैल्यू दिया गया है B, यानी कि इसके बाद B आएगा। फिर N है, N का कोडिंग क्या दिया गया ऑनेस्टी में देखिए, तो तीसरे नंबर पर C है ना, यानी कि यहाँ पर C होगा। और लास्ट में है Y का सबसे लास्ट में वैल्यू यहाँ पर Q दिया गया है। तो टोनी का कोडिंग हमने यहाँ पर निकाल लिया DVCQ। ऑप्शन देखिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, दिए गए विकल्प में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों में शामिल अक्षरों से बन सकता है। यानी कि इन्फॉर्मेशन में जितने भी अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं उन सभी अल्फ़ाबेट में से यूज करके चारों में से कौन सा वर्ड बन सकता है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है मोशन। इसमें से अगर हम लोग देखें तो M भी मौजूद है, O भी मौजूद है, T भी मौजूद है, I और O N चारों मौजूद हैं यहाँ पर। इसके अलावा देखिए फार्मर, फायरमैन और नेम, इन तीनों वर्ड्स में एक कॉमन वर्ड आपको मिला होगा E, लेकिन इन्फॉर्मेशन में E मौजूद नहीं है, जिसके कारण से वो नहीं बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, अगर चेयर को इस प्रकार से कोडिंग किया गया है तो टेबल को कैसे कोड करेंगे। देखिए यहाँ पर चेयर को कैसे कोडिंग किया गया है। शुरू के जो दो अल्फ़ाबेट हैं C और H, इसे लास्ट में लिख दिया गया है CHAIR, यानी कि चेयर को बिल्कुल पलट करके रख दिया गया है। तो टेबल को अगर वैसे ही हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले जो T स्टार्ट में है इसे लास्ट में लिखेंगे, इसके बाद A है तो इधर से सेकंड लास्ट A होगा, फिर V, L और E। इसका कोडिंग होगा दोस्तों ELVAT। यहाँ पर देखिए C ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत यह किया गया था गुरु अंगद देव के द्वारा। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। साउथ की गंगा यह कहा जाता है दोस्तों गोदावरी नदी को। C ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन है, वोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। यह अवार्ड दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। 16 नंबर क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को। अगला प्रश्न है 17 नंबर, इन चारों में से विषम का चयन कीजिए, मार्च, अगस्त, अप्रैल और दिसंबर। तो देखिए यहाँ पर मार्च, अगस्त और दिसंबर, इन तीनों में जो दिनों की संख्या होती है यानी कि नंबर ऑफ डेज जो होते हैं वो 31 होते हैं, जबकि अप्रैल में केवल 30 ही दिन होता है, यानी कि जो B ऑप्शन है वो बाकी सबसे अलग है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, यहाँ पर आपको बताना है कि सीरीज में आगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए सबसे पहले कि यह सीरीज आगे कैसे बढ़ रही है। तो अगर 31 और 37 को देखें तो दोनों के बीच में डिफरेंस है 6 का। इसके बाद अगर 37 और 49 को देखें तो दोनों के बीच का डिफरेंस 12 है। 49 और 67 इन दोनों के बीच का डिफरेंस 18 है, यानी कि दोस्तों हर एक अगले टर्म में 6 एक्स्ट्रा ऐड होते जा रहा है। तो अगला जो नंबर आएगा उसमें जाहिर सी बात है कि 18 + 6 यानी कि 24 ऐड किया हुआ रहेगा। और 67 में अगर आप 24 को ऐड करोगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 91, यानी कि B ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, यहाँ पर आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर नीचे चारों ऑप्शंस में से कौन सा फिगर आएगा। तो देखिए सबसे पहले वाले फिगर में इस प्रकार से एक यहाँ पर चित्र बना हुआ है, जो कि अगले वाले बॉक्स में क्या हो जा रहा है, एरो नीचे की ओर चला जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो दोस्तों एक चित्र इस प्रकार से बना हुआ है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी यह फिगर आकर नीचे की ओर चला आएगा। तो यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो फिगर बनेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि सबसे पहले तो आपका यह जो फिगर है वो बिल्कुल सेम रहेगा। इसके बाद इस तरह का जो फिगर बना हुआ है ना वो यहाँ पर नीचे की ओर चला आएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, जसदेव सिंह जिनका कुछ ही दिनों पहले निधन हो गया है वे क्या थे।
तो जसदेव सिंह ये थे दोस्तों कमेंटेटर। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? यह स्थित है चेन्नई में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, कृष्णा पूरब की ओर 10 किलोमीटर गया, वहाँ से वह 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से अब किस दिशा में है? तो देखिए, मान लीजिए कि कृष्णा ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया है और सबसे पहले ईस्ट डायरेक्शन में उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की। अब इसके बाद 10 किलोमीटर चल के वह 6 किलोमीटर वापस पश्चिम की ओर चलता है, यानी कि यहाँ से वह फिर से वापस मुड़ा और 6 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पहुँच गया है पश्चिम डायरेक्शन में। 6 किलोमीटर चलने के पश्चात वो 3 किलोमीटर नॉर्थ की ओर जाता है, यानी कि 3 किलोमीटर ऊपर जाएगा। तो बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो उसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पर है और वो पहुँच गया है यहाँ पर, तो यही डायरेक्शन हमें फाइंड करना है ना। और डायरेक्शन कैसे होता है? ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है और इस साइड में वेस्ट है। तो यह जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा? यह डायरेक्शन यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों नॉर्थ ईस्ट, यानी कि दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। यहाँ पर बताना है कि कौन से गणितीय चिन्ह को चुने जिससे कि यह इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट हो जाए। तो देखिए, इसके लिए आपको हर एक ऑप्शन को एक एक बार करके पुट करना होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। देखिए क्या है, पहले डिवाइड है, फिर गुना है और इक्वल है ना, यानी कि 25 डिवाइडेड बाई 25 गुना 25 इक्वल टू 25 होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, देखिए करेक्ट है या नहीं है। तो 25 में 25 से डिवाइड करने पर हमें 1 प्राप्त होगा और 1 गुना 25 इक्वल टू क्या होता है? 25 होता है। तो देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर गया, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जब भी आपसे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके लिए कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको हर एक ऑप्शन को यहाँ पर पुट करके देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, यानी कि जो जेड बना हुआ है वो इसमें से कौन से फिगर में सम्मिलित है वो आपको बताना है। तो देखिए अगर ध्यान दीजिएगा इस फिगर को, तो सी और डी ये तीनों ऑप्शन तो पहले ही रिमूव हो गए, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का बिल्कुल बन ही नहीं रहा है, ये बीच से यहाँ पर डायगोनल की तरह खींच दिया गया है। केवल बचा ए और बी ऑप्शन। तो ए ऑप्शन में भी आप देखिए, ए ऑप्शन में इस प्रकार का फिगर बन रहा है ना, लेकिन यहाँ पर दिया कैसे गया है? जेड बनाया गया है, और जेड आपका केवल बी ऑप्शन में बन रहा है यहाँ पर, यानी कि यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 25 क्वेश्चन है, गीता गायक किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है दोस्तों मोहिनी अट्टम से। 26 नंबर क्वेश्चन है, वियतनाम की राजधानी हनोई किस नदी के किनारे अवस्थित है? हनोई यह अवस्थित है दोस्तों लाल नदी के ऊपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, फोर्ब्स नामक पत्रिका ने वर्ष 2018 का सबसे धनी भारतीय व्यक्ति किसे चुना था? तो यह चुना गया था मुकेश अंबानी को। 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति शिक्षकों, प्रोफेसरों तथा क्लर्कों के बीच संबंध को दर्शाती है? देखिए शिक्षक, प्रोफेसर और क्लर्क इन तीनों के बीच आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो ध्यान दीजिए, जो प्रोफेसर और शिक्षक हैं दोनों एक ही पेशा है, यानी कि जो प्रोफेसर हुए वो एक तरह से टीचर भी हुए, तो एक वेन डायग्राम तो आपका इस प्रकार से बनेगा। इसके बाद एक क्लर्क है, क्लर्क का बिल्कुल अलग पोस्ट होता है, उसे शिक्षक और प्रोफेसर दोनों से कोई संबंध नहीं है, यानी कि तीसरा जो वेन डायग्राम बनेगा वो ऐसा होगा। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन है, कुछ समीकरण किसी प्रणाली के आधार पर तय किए गए हैं, हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर चुनिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कहा क्या गया है कि जो इक्वेशन आपको दिख रहा है 2 गुना 3 गुना 7 इक्वल टू 4949 और 5 गुना 9 गुना 4 का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, दोनों एक तरह से एक प्रणाली के आधार पर बनाया गया है। अब कैसे बनाया गया है सबसे पहले उसे समझ लीजिए, फिर हम लोग अपने यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसे सॉल्व करेंगे। तो 2, 3 और 7 इन तीनों नंबर्स का स्क्वायर निकाल दिया गया है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 गुना 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49। अब इन तीनों को अगर आप गुना करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 4949। उसी प्रकार से
यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर दिया गया 25, गुना 9 का स्क्वायर 81 और गुना 4 का स्क्वायर करके तीनों को गुना करके यहाँ पर इतना लिखा गया है। तो हमें क्या करना है कि 4, 6 और 8 ये 3 नंबर्स दिए गए हैं, तीनों का सबसे पहले स्क्वायर निकालना होगा और उन स्क्वायर्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर करेक्ट आंसर फाइंड करना है। तो 4 का स्क्वायर 16 गुना 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब 16, 36 और 64 इन तीनों को आप जब गुना करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 1,63,664, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर है, आधुनिक बैडमिंटन का विकास संभवतः किस देश में हुआ था। देखिए जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है, तो आप लोग एक बार उस वीडियो को देख लीजिए और लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मॉडर्न जो बैडमिंटन है उसका विकास किस देश में हुआ है। यहाँ पर मैं आपको हिंट के लिए बता दूँ कि ए ऑप्शन और डी ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि या तो पुर्तगाल में हुआ है या इंग्लैंड में हुआ है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।